हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सिलेबस साइंस का। और हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सेकेंडरी साइंस मतलब बड़ी क्लास के अंदर आ चुके हैं, तो आगे कैसे चीज़ें होंगी, कवर हो रही होंगी, उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के बारे में। और एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि आपको समझना है चीज़ों को कि साइंस जो है किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, साइंस कैसे काम करती है, साइंस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, साइंस को किस तरीके से पढ़ा जाता है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसके बेसिक आइडिया से और बिल्कुल चैप्टर को स्टार्ट से लेके एंड तक इंक्लूडिंग ऑल एग्जांपल्स जो कि हमारी नई एनसीईआरटी के अंदर बताए गए हैं, सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देखें। हम इस पूरे चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कोर आइडिया से। कोर आइडिया क्या कहता है हमसे कि हमारी जो साइंस है उसकी शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी से और वंडर से। वंडर मतलब क्या है, हैरानी से। जैसे कि हमने किसी चीज़ को देखा, हमने सोचा कि ये हो क्यों रही है, उसको पीछे का जो जानने का जो लॉजिक है वो हमें साइंस प्रोवाइड कराता है। साइंस के अंदर क्या क्या चीज़ हम करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक कोर आइडिया हमारा साइंस के अंदर कि हम साइंस को किस प्रकार से क्यूरियस होके समझना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसी बात को हमें समझना है कि साइंस जो है किस प्रकार से काम करती है। तो देखो, साइंस कोई फैक्ट्स के बारे में नहीं है कि सिर्फ फैक्ट हमने पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है भाई, सन से अर्थ तक लाइट आने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमें फैक्ट्स की स्टडी नहीं करनी, हमें एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस हमसे क्या कहता है, जैसे मान लो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब आप रोजमर्रा की चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एक गिलास के अंदर पानी है, आपकी बोतल के अंदर पानी है, आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के अंदर आप जब ऑब्जर्व करते हैं समझ में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है मेजरमेंट हमारी। मेजरमेंट के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारे यहाँ अर्थ पे। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा रूलर हो गया, स्केल हो गया। ठीक है, टेप मेजरमेंट हो गया। आपको पता है टेप मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कभी हमें दरवाज़ा लगवाना हो घर में, हमें दीवार की लंबाई देखनी हो, हर चीज़ के अंदर आपका ये टेप इस्तेमाल होता है। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर होता है कि कोई सा अगर कैप है या कोई बॉटल है, कोई सा भी सिलेंड्रिकल जगह है, ठीक है, तो उसके अंदर डाल के उसका डायमीटर वगैरह चेक करना हो। ठीक है, उसके लिए एक वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, तो उसको छोड़ देते हैं भी, क्या हम आगे बात करते हैं। देखो, उसके अलावा कंपास आप जानते हैं किस लिए यूज़ होता है। प्रोट्रैक्टर आपका एंगल्स नापने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग स्केल आपका वेट के लिए इस्तेमाल होता है। ऑडोमीटर आपको क्या करता है, डिस्टेंस बताता है गाड़ी का कि आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, वो आप ऑडोमीटर से पता करते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर पता करते हैं। बैरोमीटर से प्रेशर पता करते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर से आप पता करते हैं। मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं किसके लिए, वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। जब एमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी के सभी मेजरिंग टूल्स है। और मेजरमेंट की जाती है, कब की जाती है, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं साइंस के अंदर, तो हम उनकी मेजरमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके अलावा साइंस के अंदर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। पैटर्न्स कैसे, जैसे हम सिंबल्स और इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स कैसे, जैसे कि अगर हमें बताना फोर्स, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम सिर्फ एफ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। इक्वेशंस हम बनाते हैं अपने साइंस के अंदर। इक्वेशन जैसे कि सबसे इजी इक्वेशन ले तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये एक इक्वेशन है। हम यहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे डिस्टेंस के लिए डी लिख दिया, टाइम के लिए टी लिख दिया। समझ में आ रहा है। उसके अलावा हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं साइंस के अंदर। मॉडल्स किस लिए बनाते हैं, मॉडल जो किसी भी कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल से मुश्किल कोई सी भी चीज़ हो उसको आसानी से समझने में हेल्प करते हैं हमारे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल है ना, तो जैसे कि हमने अपना सोलर सिस्टम का मॉडल हो गया। सोलर सिस्टम के मॉडल को देख के हमें इजीली समझ में आ जाता है कि हमारा सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, बाकी प्लैनेट्स यहाँ पे, तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसके अलावा साइंस के अंदर आइडियाज़ का डिस्कशन होता है। आइडियाज़ क्या, जैसे कोई सा भी आइडिया आपके दिमाग में आया तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा, है ना, उसको फिर रिवाइज यानी कि दोबारा चेक किया जाएगा। अगर वो आइडिया सही हुआ तो उसको फाइनलाइज करेंगे, अगर गलत हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सभी की आइडियाज़ होते हैं साइंस के अंदर जो हमें पता होने चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पे अगर दो सिंबल्स देखें, यहाँ पे बताया गया है बुक के अंदर आपके दो सिंबल्स के बारे में, एक ग्लास के बारे में और एक कंपास के बारे में। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास आप चीज़ों को बड़ा करके देखते हो, यानी आप केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, है ना। और कुछ बहुत कोई छोटी सी बातें जो हो सकती है छुपी हुई हो, आप उसको भी पता करने की कोशिश करते हो, यानी कि आप किसी हिडन पैटर्न को भी पता लगाने की कोशिश करते हो। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यहाँ पे ये मीनिंग दिया गया है। उसके अलावा कंपास,
कंपास का मतलब क्या होता है, कंपास आपको जो सारी डायरेक्शन दिखाता है। तो मान लो कोई सी भी एक चीज़ है, कोई सी भी एक चीज़ है जो कि आपको पता करनी है, इस किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है, तो आप कैसे पता करते हैं उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कि उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके मॉडल्स आप बना के देखेंगे। मॉडल्स यानी कि आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ भी बना के, जैसे कि आपको पता है सोलर सिस्टम जो है हमारा वो सभी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्चुअल प्लैनेट थोड़ी ना है, हम सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हैं। उसी तरीके से आप मॉडल्स बनाएंगे, धीरे धीरे उनको करेक्ट करते रहेंगे जब तक वो सही ना हो जाए। उसके अलावा साथ साथ ये भी समझेंगे कि आपने जो आइडिया सोचा उसकी लिमिट कहाँ तक की है ना, क्योंकि ऐसा होगा नहीं हमेशा कि आपने जो सोचा वो 100% हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है किसी चीज़ पे एप्लीकेबल ना भी हो, है ना, तो वो चीज़ हमें समझनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास का यहाँ पे ये मीनिंग दर्शाया गया आपके बुक के अंदर। आगे हम समझते हैं कि मॉडल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है साइंस के अंदर, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो हमारा नेचुरल जो वर्ल्ड है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें ऐसे देख के चीज़ें समझ में आती नहीं है इतनी इजीली, इसलिए हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मॉडल जो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है और हमें इजीली समझने में हेल्प करता है। क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं ना हमारे, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे फोकस करते हैं। अब देखो सोलर सिस्टम में तो 36 चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे स्टार्स हैं, बहुत बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे स्पेस के अंदर, दुनिया भर की चीज़ें। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझना, हमने उसके हिसाब से इस सोलर सिस्टम के मॉडल को ड्रॉ किया है। जब हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि हमारे कितने प्लैनेट हैं, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या उनका रिवोल्यूशन है, क्या उनका रोटेशन है, क्या उनका एंगल है, ठीक है, क्या उनसे हमारे अर्थ पे इफेक्ट आता है, बस यही चीज़ें जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे तो हमारे स्पेस के अंदर 3600 चीज़ें हैं, लेकिन हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो जानने की जरूरत है जो कि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मॉडल से पता चलती है। इसलिए मॉडल्स हमें किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि सिंप्लीफाइड वर्जन होता है और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, और फालतू की जितनी बातें होती है उनको हटा दिया जाता है, जिनका हमारे लिए कोई यूज़ ना हो उन बातों को हम नहीं पढ़ रहे होते हैं किसी भी मॉडल के अंदर। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि साइंस के अंदर हम सब कुछ सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं, यानी आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं वो अजम्पशन बनाते हैं। अजम्पशन मतलब होता है कि एक हिसाब किताब लगाते हैं कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, ठीक है, और उसमें फिर क्या करते हैं, जैसे आप कोई सी भी चीज़ अगर वो स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी जानकारी होगी, तो ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है, जो कि मतलब क्या करते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और जो कम इंपॉर्टेंट है, जो कि कम इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। अभी आप इसको आगे समझेंगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम आपको समझनी है उसको आप आसानी से समझ सके, और फिर जब भी आपको एक्यूरेट आंसर मिले। यानी ये बहुत सारी फालतू की चीज़ें अगर आप समझेंगे, किसी मान लीजिए आपको सिर्फ ये जानना था कि आपके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं। अब मैथ्स में अगर मार्क्स जानना है तो आप ये थोड़ी ना देखोगे पहले कि पेपर मेरी कौन सी क्वालिटी का आया था, है ना, मैंने उस दिन किस पेन से एग्जाम के अंदर लिखा था, मैं उस टाइम पे स्कूल किस टाइम पे पहुंचा था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या लिखा, टीचर ने क्या चेक किया, आप उसके बेसिस पे अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं, डेट्स इट। है ना, तो समझ में आ रहा है कि किसी एक चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं कुछ मॉडल्स के। डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब है, सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि साइंस और मैथ्स की बात कर रहे हैं, साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, अर्थ साइंसेज होता है। तो आपको एक बात बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये अर्थ साइंसेज वगैरह जो कुछ भी है, सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। अलग अलग जरूर पढ़ते हैं इन चीज़ों को, बट इन सबका आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हमारी मैथ्स भी साइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे अगर कोई सा ऑब्जेक्ट मूव करते हुए दिखाना है तो हम उसको पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लें तो कोई सा ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और वो मूव कर रहा है, तो हम उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेक्टेलियर मोशन के अंदर दिखा रखा है, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन जो होता है। केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, एटम्स ड्रॉ करने के लिए स्फीयर्स बनाते हैं, और उन एटम्स के बीच में जो मतलब कनेक्शन होगा उसे हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड को हम एक लाइन से दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा एक एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये हमारा एटम हो गया, ठीक है, और इनके बीच में ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा क्या ये H2O है, यानी कि हम वाटर के यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। सेल्स हमारी बॉडी पता है सेल से बनी होती है मिलके, अगला चैप्टर सेल का ही तो उसको भी पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है। तो सेल कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है, हमें आंखों से देख के समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उनके सिंपल सिंपल डायग्राम बनाते हैं, जिनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये वाली पार्ट, इसके अंदर ये लाइसोसोम हो गया, ये इसका सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका वैक्यूल हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, स्टडी करना ईजी हो जाता है, हमें इजीली चीज़ें आइडेंटिफाई हो पा रही होती हैं। उसके अलावा अर्थ साइंसेस के अंदर अर्थ के बारे में कुछ पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जैसे हमने दिखा दिया कि अर्थ को एज अ लेयर्ड स्फीयर दिखा दिया। लेयर्ड स्फीयर यानी कि हमारी जैसे अर्थ है,
ठीक है। अगर अर्थ में मान लो हमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है तो हमने दिखा दिया कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होती है। तो इस तरह से हमने लेयर्स बना के दिखा दी स्टडी करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये सब भी हमारे मॉडल्स ही तो हैं एक तरीके से, है ना? किसी चीज़ को दर्शाना, बनाना, सब कुछ एक मॉडल के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं जो कि बुक के अंदर गिवन है आपका, कि क्रिकेट शॉट मॉडल। क्रिकेट शॉट मॉडल का मतलब क्या है? जैसे कि बॉल आती है, बॉल को आप बैट से स्विंग करते हैं, तो आपको बताना कि जो बॉल जो है वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे? देखो, फर्क पड़ेगा कि जो हमारी जो बॉल है, बॉल बॉल का मास कितना है, ठीक है? बॉल का मास कितना है, बॉल कितनी भारी है, बॉल कितनी स्पीड से उस बॉलर ने फेंकी है वो भी मायने रखती है, और उस बॉल की डायरेक्शन क्या है वो भी हमारे लिए मायने रखती है। क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि ब्रांड ऑफ द बैट, किस कंपनी के बैट से आप खेल रहे हो, बॉल का कलर क्या है, आप जिस ग्राउंड पे खेल रहे हो उस ग्राउंड का कलर क्या है, आपकी पिच, आपका पिच कैसा है, ठीक है? इन चीज़ों से आपको कम फर्क पड़ता है, ठीक है? मतलब ग्रास ऑन फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना? कि पिच पे ग्रास है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप एक बाउंड्री मार देंगे तो बॉल तो ऑलरेडी आपका बाउंड्री पार करके चला जाएगा, तो आपको ग्रास के कलर से क्या मतलब, या ग्रास से क्या मतलब, ठीक है? मेनली मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा कुछ आपके एडवांस फैक्टर्स भी होते हैं। एडवांस फैक्टर जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, उस टाइम पे हवा कितनी चल रही थी, अब हवा चलेगी तो बॉल आपका उसके अकॉर्डिंग स्विंग कर सकता है, कितना स्पिन कर सकता है, तो वो भी एडवांस फैक्टर है हमारा। उसके अलावा थ्रेड जो उस पर लगा हुआ है, थ्रेड किस तरीके से स्टिच किया गया उस बॉल के ऊपर, लेदर की बॉल होती है हमें पता ही है, उसका भी हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो देखो, ये जो फैक्टर्स वगैरह के लिए आपका बैट जो किस ब्रांड का है, कलर क्या है बॉल का, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक वीडियो है, इसको भी प्ले करके देखते हैं, और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्लिप है, ठीक है? जहाँ पे 28 चाहिए थे, 8 इंडिया को, और ऑफ कोर्स ऑन द पिच देयर वाज आवर विराट कोहली, ठीक है? अब देखो यहाँ पे विराट कोहली ने शॉट मारा, विराट कोहली के पास कौन सा बैट है? एमआरएफ का बैट है। क्या उस कंपनी से फर्क पड़ता है कि एमआरएफ का बैट ले रखा है कि सीएट का बैट ले रखा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉल का कलर क्या है, उससे हमें क्या करना, बॉल तो चलेगी ना बाउंड्री के बाहर। समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे कि मास ऑफ द बॉल क्या था, उस बॉलर ने, हरीश श्रॉफ ने, किस स्पीड से बॉल डाली, डायरेक्शन क्या थी, कैसी हो, लेकिन जो भी हो, शॉट ऑफ द सेंचुरी तो मारी दी हमारे विराट कोहली ने, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड इसे, हाँ ठीक है। अब देखो, अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मॉडलिंग टाइम ट्रैवल। इसको हटाओ, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी आप मॉडल बनाएंगे, कोई सा भी मॉडल आप बना रहे होंगे रियल लाइफ के अंदर, तो आपसे रिलेवेंट डिटेल रखेंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको रखनी है। जो भी इररिलेवेंट बातें उनको आप हटा देंगे, वो आपके काम की नहीं, उसको हटा दो। इससे क्या होगा कि जो भी आप बनाएंगे मॉडल, उसके सॉल्यूशन क्लियर होंगे और फास्टर होंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ साइंस की बात करते हैं कि साइंस हमारी किस भाषा में बात करती है हमसे। साइंस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और उन टर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। जैसे कि एवरीडे वर्ड्स होते हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सेल हो गया, इसके साइंस के अंदर अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे सेल, सेल एक हो सकता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। एक सेल हो सकता है आपका जो बैटरी वाले जो सेल होते हैं, वो सेल हो सकता है, ठीक है? वर्क का मतलब जनरल कहते हैं कि वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बट साइंस के अंदर वर्क का मतलब कुछ और होता है, वो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? उसके अलावा साइंस के अंदर सिंबल्स और यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मास को एम से डिनोट करते हैं, मास किस में होता है, केजी में होता है। वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है। फोर्स आपका एफ से डिनोट होता है, यूनिट इसकी न्यूटन होती है। करंट आपका आई से डिनोट होता है और यूनिट इसकी एम्पियर होती है, ठीक है? इन सबकी स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोग्राम है, मीटर पर सेकंड है, न्यूटन है, एम्पियर है, ठीक है? अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट से मिलते हैं हम, जिनका नाम है मेघनाथ शाह, ठीक है? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। क्या कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने? लाइट के बारे में पढ़ा था, जो कि स्टार से निकलने वाली लाइट थी। ये देख रहे थे उसका कलर क्या है, ठीक है? इन्होंने जो है स्टार्स को एज अ हॉट गैस समझा, एक हॉट गैस का मॉडल समझ लिया उसको, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, अब देखो स्टार्स के अंदर बहुत सारे आइटम होंगे, स्टार्स के अंदर बहुत सी रिएक्शन होती है, उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको कुछ और जानना था। तो उन्होंने उसके टेम्परेचर पे फोकस किया, प्रेशर देखा, ठीक है? और एटम्स के बारे में जब स्टडी किया तो उनको समझ में आता है कि स्टार का जो कलर होता है और उसका जो टेम्परेचर होता है, उसके बीच में रिलेशन होता है।
आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम है साह आयनाइजेशन थ्योरी है। ये थ्योरी हमसे क्या कहती है, कलर ऑफ द स्टार्स और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है। कैसे, हमारा जो स्टार होगा उसका जो कलर होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जब उनको लूज कर देते हैं इस प्रोसेस को आयनाइजेशन बोला जाता है। तो जब आयनाइजेशन होता है तो अलग अलग कलर की लाइट्स निकलती हैं। ठीक है, अगर रेड स्टार दिख रहा है आपको तो बहुत ही ठंडा है, उसका टेम्परेचर 3000 केल्विन है। अच्छा, केल्विन क्या होता है? केल्विन हमारी टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर येलो स्टार दिख रहा है, जैसे कि सन हो गया आपका, सन टाइप दिख रहा है, तो उस टाइम पे मीडियम टेम्परेचर उसका 5500 केल्विन के आसपास है। ब्लू स्टार दिख रहा है आपको तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है वो, उसका टेम्परेचर 10,000 केल्विन से भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैथ्स का काम क्या है हमारे साइंस के अंदर। तो मैथ्स जो है ना वो साइंस की लैंग्वेज है, यानी बिना मैथ्स के तो आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते। रीज़न क्या है कि आपको किसी भी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाना तो मैथमेटिकल तरीके से दिखाते हैं। और सिर्फ कैलकुलेशन की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर जब हम मोशन पढ़ते हैं तो मोशन के अंदर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। बट अगर मैथ्स ही नहीं होगी तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्यों कह पाते हैं कि हमारा वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम आ गया। बेसिकली स्पीड की अगर बात कर ले तो डिस्टेंस बाय टाइम आ गया। तो डिस्टेंस कुछ होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कैलकुलेशन करना है, तो मैथमेटिक्स के बिना तो आप साइंस कर ही नहीं पाएंगे। तो मैथमेटिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे साइंस के लिए। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं जहाँ पे एक बार ह्यूमन एरर हो गया था। बेसिकली ह्यूमन एरर नहीं हुआ था, यूनिट्स के बीच में एरर हो गया था। कैसे? तो प्लेन एक्चुअली फ्लाई कर रहा था बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे, और उसमें फ्यूल काफ़ी कम था। ठीक है, तो उनको फ्यूल चाहिए था। अब फ्यूल उनको चाहिए तो हुआ क्या कि अब जैसे जो भी हमारे उसके जो पायलट होंगे, ठीक है, उन्होंने जो डिमांड किया था फ्यूल, उन्होंने जैसे डिमांड किया किलोग्राम के अंदर आई थिंक डिमांड किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसके बारे में। तो वहाँ पे फिर उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने पाउंड्स यूनिट का इस्तेमाल कर लिया था rather देन किलोग्राम। तो किलोग्राम और पाउंड के अंदर फर्क होता है, क्योंकि आपका 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.20462 पाउंड के बराबर होता है। तो इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर मैंने तेरे को 2 किलोग्राम बोल दिया मतलब मैंने तेरे को 2 पाउंड बोल दिया। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि किलोग्राम और पाउंड की वैल्यू तो बिल्कुल अलग अलग है, इनका रिलेशन बिल्कुल ही अलग है। तो इसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे एयरप्लेन का फ्यूल का एरर आ गया था। बट डोंट वरी, कोई हादसा नहीं हुआ था उस टाइम पे, प्लेन सेफली जो लैंड कर गया था और उसमें कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं आई थी। कैजुअलिटीज़ मतलब कोई भी मर नहीं था। ओके, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी उस टाइम पे। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 5 किलोग्राम तो आपको भी 5 किलोग्राम समझ में आना चाहिए। मैंने बोला कि मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कि हाँ 5 किलोमीटर इतना होता है, तो आपको भी समझ में आना चाहिए किलोमीटर या किलोग्राम क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर यूनिट्स अगर अलग अलग होंगी ना तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाएंगी। मान लो मैं कहता हूँ यार मेरे पास 5 रुपये, पर हो सकता है आपके लिए 2 रुपये, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाता ना। अगर मेरे पास 5 रुपये तो आपके सिर्फ 5 रुपये होने चाहिए, हम दोनों के लिए उसका मतलब सेम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी यूनिट्स हमारी जो है सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट क्यों जरूरी है। अभी हमने बात किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और हर जगह सेम आपकी मेजरमेंट होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक फेयर मतलब ट्रेड, फेयर ट्रेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कहीं गए, आपको 5 किलो आलू खरीदने थे। ठीक है, और उसने हिसाब लगा दिया पाउंड का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि किसका फायदा किसका नुकसान, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो फेयर ट्रेड के लिए जरूरी है कि अगर आपने 5 किलोग्राम आलू मांगा है तो वो 5 किलोग्राम ही आपको तोल के देगा। ठीक है, इसमें क्या है, रिलायबल साइंटिफिक रिजल्ट्स आएंगे आपके। एग्जांपल की बात करें, जैसे किलोग्राम ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है कहीं भी लोकल मेजरमेंट के लिए, क्योंकि किलोग्राम आपका हर जगह इस्तेमाल होगा, सबको पता है किलोग्राम कितना होता है। उसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज अगर आपको बिल्ड करनी है तो साइंटिफिक नॉलेज कैसे बिल्ड होती है, तो साइंस कैसे बढ़ती है हमारी आगे। हम बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, बार बार मेजरमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं, साइंस के लॉज बनाते हैं, कुछ थ्योरीज बनाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है, कि इस तरीके की चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट आता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हमारी, उसको हम सी सिंबल से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको सी सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि एक वर्ड होता है सेलेरिटेस होता है वर्ड। ठीक है, इसका मतलब स्पीड होता है, और ये एक लैटिन वर्ड है, तो यहाँ से उठाया गया है, जिसको पहले तो उठा लिया सी, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को सी बोला जाता है। स्पीड ऑफ लाइट वैसे कितनी होती है आप कॉमेंट करके बताना मुझे। बाकी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो भी दे रखी है आपको मीटर पर सेकंड में यूनिट होती है। ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना था आपको कि स्पीड ऑफ लाइट आखिर सी क्यों डिनोट किया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट इन फिजिक्स। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कांस्टेंट मतलब होता है जो कभी बदलता ही नहीं है। यानी स्पीड ऑफ लाइट जितनी यहाँ अर्थ पे उतनी स्पेस के अंदर उतनी हर जगह है, ये हर जगह आपको सेम मिलेगी स्पीड ऑफ लाइट। ये नहीं कि हमारे घर तक आते आते कम हो गया, आपके घर तक जाते जाते स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहती है हमारी। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि एक साइंटिफिक लॉ क्या होता है। साइंटिफिक लॉ में पता है,
साइंटिफिक लॉ क्या करता है कि नेचर में जो भी चीज़ें हो रही है उसका एक पैटर्न ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। फिर उस लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे वर्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, हम बोल के समझाते हैं किसी को कि ये चीज़ क्यों हो रही है। उसके साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्मेशन बताते हैं कि फॉर्मूला से भी उसको एक्सप्लेन करवाते हैं कि यार ये चीज़ किस प्रकार से काम कर रही है, जिससे कि हमें एक अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है साइंटिफिक लॉ के अंदर। तो लॉज किस प्रकार से काम करते हैं ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे लॉज हम कवर करेंगे, ऐसा तो कोई इतना यहाँ पे हार्ड नहीं है। जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हमें पता चलता है कि मोशन जो है वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है, कैसे अचानक से झटके लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आगे कवर हो रही होंगी चैप्टर्स के अंदर। अभी बेसिकली इस चैप्टर में जितना पढ़ाएगा अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो साइंटिफिक थ्योरीज क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होती है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, हम ये बताती, थ्योरी क्या बताती है, थ्योरी बताती है कि कोई चीज़ हुई क्यों है, ठीक है। बेस्ड ऑन एविडेंस, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हो क्यों रही है। इसमें गैस नहीं मारते, ये नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं होता। और थ्योरीज को बाद में इंप्रूव किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। हो सकता है कोई नया सबूत और एविडेंस मिल गया कि ऐसा भी होता है भाई, तो जब पता चला ऐसा भी होता है तो क्यों ना पुरानी वाली बात को अपडेट कर दिया जाए। तो चीज़ें अपडेट भी होती रहती है, साइंटिफिक थ्योरी अपडेट होती रहती है, ठीक है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक सेकंड, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं मतलब कोई सी भी सिचुएशन हो रही है रियल लाइफ के अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। रियल लाइफ में जो भी हमारे काम हो रहे हैं कि एक एक देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे सीधा हिसाब है कि आपको पता है आप 9th के बाद 10th में ही जाओगे, या आपको 9th क्लास में अगर अच्छे मार्क्स लाना, सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपको इतने घंटे का एफर्ट डालना है, ऐसे सिलेबस करना है, यही चीज़ें कवर करनी है। तो एक प्रिंसिपल बन गया है, रियल लाइफ के अंदर वो एप्लीकेबल भी है, इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमसे कहता है कि हमारी रियल लाइफ के अंदर एनर्जी जो होती है ना तो वो बन सकती है ना तो वो टूट सकती है, ठीक है, ना खत्म हो सकती है मतलब, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ना वो खत्म होगी ना वो बनेगी, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी। आगे जब चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर आपको इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो साइंस में क्या क्या यहाँ पे बातें समझ में आती हैं साइंटिफिक नॉलेज से, क्या कि साइंस को कभी भी चेंज किया जा सकता है। साइंस जो है ओपन है, ओपन टू चेंज है, यानी कल को कोई नई बात पता चलती है हम उसको इंप्रूव करेंगे। यानी कि साइंस हमारी रिलायबल है, कल को ये नहीं होगा कल को कोई नई चीज़ आ गई तो हमने फिर मानना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हम उसको अपडेट कर देंगे। और साइंस डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को देख के काम किया जाता है। अब कुछ आगे कुछ अपडेट होगा तो अपडेट भी हम कर रहे होंगे। उसके अलावा बात करते हैं प्रिडिक्शन इन साइंस, साइंस के अंदर प्रिडिक्शन लगाई जाती है, प्रिडिक्शन यानी कि तुक्का। अब देखो लेकिन साइंस का तुक्का बहुत ही अच्छा तुक्का होता है, किससे, क्योंकि साइंस में जब प्रिडिक्शन लगाते हैं तो लॉस पे फोकस करते हैं, थ्योरीज पे फोकस करते हैं, मॉडल्स पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर किसी ने एक फुटबॉल को किक किया एक फोर्स के साथ, तो हम ये बता कर सकते हैं कि फुटबॉल कितनी दूर तक जाएगी। कोई सी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या बनेगा वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त आप देखोगे कि आप नॉर्मली जब रहते हो तो आप सांस आराम से लेते हो, पर जब आप दौड़ते हो तो सांस फिर बहुत तेज तेज लेने लग जाते हो। तो ब्रीथिंग में क्या चेंजेस आ रहा है रनिंग के टाइम पे ये भी हम पता लगा सकते हैं। आपका ब्रीथिंग रेट फास्टर हो गया आप पहले के मुकाबले, वो भी हम पता लगा सकते हैं। पहले आप कितने सांसें ले रहे थे 1 मिनट के अंदर, अब आप कितनी सांसें ले रहे हो दौड़ने के बाद, ये भी हम पता लगा सकते हैं। हार्ट बीट हमारी पहले कितनी थी और दौड़ने के बाद जब हम थक जाते हैं बहुत तेज तेज हमारी हार्ट बीट होती है तो उस टाइम पे कितनी हार्ट बीट हमारी बीट कर रही होती है 1 मिनट के अंदर, वो भी हम पता कर सकते हैं। यानी प्रिडिक्शन को ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन को तुक्का होता है, प्रिडिक्शन तुक्का नहीं है, प्रिडिक्शन हमारा एविडेंस और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर, जैसे कि बारिश होने वाली होती है तो आप क्या करते हो, क्लाउड्स को देखते हो, आप कहते हो कि क्लाउड्स डार्क लग रहे हैं, काफी डार्क है, यानी कि बारिश तो हो सकती है, ठीक है। अब इसमें एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक अप्रोच लेना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये देख के बताना कि क्लाउड्स डार्क दिख रहे हैं और बारिश हो जाएगी, कोई इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग बात नहीं है, बहुत ही वीक प्रिडिक्शन है। बट जब हम साइंटिफिक चीजों को देख रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी लेवल कितना है। ह्यूमिडिटी मतलब हमारे आसपास एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर्स कितने अवेलेबल है, जो चिपचिपाहट कहते हैं ना, मतलब वो वाटर वेपर हमारे आसपास कितना अवेलेबल है उससे हम चेक करते हैं। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बारिश होगी, ठीक है। फिर देखते हैं विंड स्पीड कितना है, अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है जब भी आपकी बारिश नहीं हो पाएगी उस केस में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो जाएगी। डायरेक्शन देखते हैं, है ना, कि विंड स्पीड किस डायरेक्शन में जा रही है, टेम्परेचर का क्या चेंज है ना। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है बारिश तो नहीं हो रही उस टाइम पे। पास्ट वेदर पैटर्न्स, यानी आज अगर हो सकता है आज ऐसा मौसम बना है तो क्या जब 2 दिन पहले ऐसा मौसम बना था, क्या उस टाइम पे क्या क्या कंडीशन थी, क्या उस टाइम पे बारिश हुई थी कि नहीं थी, तो ऐसा हम पता लगा सकते हैं। अब गुड साइंस के अंदर हम क्या क्या करते हैं, मेजरेबल डेटा यूज करते हैं, यानी पिछले 5 दिनों का डेटा देख सकते हैं कि कैसा था। एविडेंस प्रूफ होता है हमारे पास, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके हम बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब कई बार होता है कि गलती हो जाती है, तो गलती तो कर दी,
कर दी, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, गलती होगी तो ठीक है। अब वेदर फोरकास्ट जो है कई बार गलतियां भी कर देता है, बताता है कि कल बारिश होगी, पता चलता है फिर बारिश नहीं हो रही है। तो एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि हमारा जो वेदर है ना, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया, अब क्योंकि ये सारी चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ये तो नेचर के कंट्रोल में है, तो इनके अंदर थोड़ा बहुत ही चेंज आ गया तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस बाद में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए वेदर फोरकास्ट कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। तो फोरकास्ट जो होती है ना, वेदर फोरकास्ट, आप शॉर्ट टाइम के लिए देखोगे तो थीम है, मतलब ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो वहाँ पे बहुत कम रिलायबल है, वहाँ गारंटी नहीं होती कि अगर आपने देख लिया भाई मेरा 1 साल बाद वेदर कैसे होगा, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना। 1 साल में तो क्या यार, अगले महीने छोड़ो, 5-6 दिन के अंदर ही क्या क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलेगा आपको। आगे हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे एक साइंटिफिक क्लेम की बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसा क्लेम करते थे, क्या क्लेम करते थे कि अगर आप फूड खाते हो एक्लिप्स के टाइम पे, यानी जब ग्रहण लग जाता है, तो वो नुकसान होगा आपके लिए, नुकसान करेगा आपको। अब साइंटिस्ट इस चीज़ को कैसे देखेंगे? वो ऐसा नहीं, मतलब उस पर क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक कैसे लगाएंगे, क्या देखेंगे उसके ऊपर देखो। अब साइंटिस्ट को तो पता है कि जो एक्लिप्स लगता है, ग्रहण जो लगता है, वो शेडो इफेक्ट है ना, आपको पता है वो सन अर्थ और मून का अलाइनमेंट होता है, उसकी वजह से आपका एक्लिप्स बन रहा होता है। तो फिर उन्होंने क्या चेक किया, क्या खाने के टेम्परेचर में कोई चेंज आ गया, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया टेम्परेचर का? नहीं आ रहा। क्या केमिकल चेंजेस हो गए फूड के अंदर जब एक्लिप्स आया? तो कोई चेंजेस नहीं होते। क्या कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया हमारी बॉडी के ऊपर या खाने के ऊपर कुछ? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब ये सारी बातें बेकार की हैं, सारी बातें फालतू है, ठीक है। तो ये जो क्लेम किया जाता है लोगों द्वारा, ये फॉल्स क्लेम है, ये साइंस हमें प्रूफ करके देती है, ठीक है। अब साइंटिफिक थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। कैसे? अगर मान लो कोई सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को समझो पहले, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड है, फिर एक रफ एस्टिमेशन बनाओ, रफ एस्टिमेशन आसपास का अंदाजा लगाओ। जैसे कहने का मतलब, मान लो कि एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है। अब घर से स्कूल तक जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज क्या क्या चाहिए, आपको देखना वो डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस की क्वांटिटी जाननी है आपको कि डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक का कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप अंदाजा लगाते हैं कि शायद मेरे घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस हो सकता है 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो सकता है आपको तैर के जाना हो, उड़ के जाना हो, ठीक है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो बेसिकली आप रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये एस्टिमेशन लगाना क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखो, एग्जैक्ट आंसर्स हमेशा हमें हर जगह नहीं चाहिए होते हैं, बिल्कुल देखो नहीं चाहिए होते हैं। एस्टिमेशन जो होता है बहुत सारी जगहों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे होता है क्या कि आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। इंट्यूशन मतलब होता है कि यार हमारे मन अंदर से कुछ कहता है ना कि ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ें हो जाती है, उससे बोलते हैं एस्टिमेशन। देखो, अब बहुत सिंपल से बात में देख लो। अब जैसे आपको अपने स्कूल तक का डिस्टेंस देखना, तो आप अंदाजा लगा लेते हैं ना कि लगभग लगभग इतना होगा। अब आपको जरूरी थोड़ी ना है कि आपको जाके एग्जैक्टली मेजर ही करना है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। अब देखो, बहुत कॉमन सी भी बात है, जैसे मान लो कि अगर आपसे 100 ग्राम चावल खरीद के लाते हो, तो आपको पता है 100 ग्राम चावल आप 1 महीने तक तो नहीं खा सकते ना, वो तो स्टूपिड बात होगी। लेकिन हम टन हो रहा था, बहुत सारा चावल खरीद के लिए आए, ठीक है। आप हज़ारों किलो चावल लेके आ गए और 1 मंथ के लिए, वो बात तो अनरियलिस्टिक है ना, उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप एक रफली अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, मेरे घर में अगर 25 किलो वाला चावल आएगा, तो वो शायद 1 महीने चल जाए, या मेरे फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करेगा कौन कितना कंज्यूम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा राशन कितना समय तक चल सकता है। तो एस्टिमेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हमारी रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं चावल के ऊपर, राइस के ऊपर, ठीक है। कैसे? जैसे कि एस्टिमेट करते हैं फूड, जैसे मान लो कि हमारी जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट की जो कैलोरीज की नीड है, एनर्जी की जो नीड है, वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में है कैलोरी की नीड, जो कि किससे हम ले रहे हैं? चावल से ले रहे हैं, क्योंकि चावल के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, गुड, ठीक है। अब एग्जैक्ट नंबर जानने की जरूरत नहीं है ना, अब ये थोड़ी ना घर में बैठ के पूरा हिसाब लगाओगे, अच्छा मेरे छोटे भाई को इतनी कैलोरी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, पापा को इतनी चाहिए, मम्मी को इतनी चाहिए, सबका कैलकुलेट करोगे बैठ के, फिर सोचोगे चावल मुझे लेना है कि नहीं लेना। ऐसा तो नहीं करते ना, आप एक रफली एस्टिमेशन लगाते हैं, आप भी नहीं लगाते, आपके घर वाले लगा लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये इतना खाता है और इसको इतना खिलाया जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ राशन वगैरह आ जाता है घर पे। तो आपको एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी होती आपको। इसका देखो इजी एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो कि आप 100 ग्राम कुक्ड राइस है, कुक्ड राइस यानी वो पक चुका है, जैसे आप एग्जाम में कुक हो जाते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो 100 ग्राम कुक्ड राइस आपने लिया है, तो उसके अंदर 120 से लेकर 130 किलो कैलोरीज हैं। अप्रोक्सीमेशन है, सब कुछ है, रफली अंदाज है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। एक बात याद रखना, जो आपका रो राइस होता है, यानी जब आप उसको खरीद के लाते हैं, आपने इतना राइस लिया है, ठीक है, इसके अंदर जितनी एनर्जी होगी, और जब आप इसको कुक कर दोगे, कुक वाले के अंदर एनर्जी हमेशा कम होगी। रीज़न क्या है? कुक वाले के अंदर वाटर भी होता है बहुत सारा, ठीक है, तो बहुत सारा वाटर होता है, तो एनर्जी वहाँ पे कम होती है, ठीक है। जितनी रॉ राइस के अंदर होगी, उतनी कुक्ड वाले के अंदर नहीं होती, कम होती है। लेकिन कह रहे क्या, हमें तो कुक्ड वाले ही खाना पड़ेगा ना, रॉ थोड़ी ना खा सकते।
तो मोस्टली जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है हमारी बॉडी को, हमें पता ही है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो यार 100 ग्राम अगर कच्चे चावल होंगे तो उनके अंदर 350 आपके किलो कैलोरी मिलती है, और 100 ग्राम कुकड राइस जो होता है उसके अंदर आपको 120 से लेकर 130 किलो कैलोरी मिलती है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन की बात है, ठीक है। ऐसा चाहिए आपके लिए तो वो नहीं है कि मतलब अरे हमें तो निकालना है बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन सीख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, आराम से समझाएंगे आपको क्या है इसके अंदर। इसमें कह रहा है कि एस्टिमेट करना है आपको कि कितने लीटर हवा जो है आप ब्रीथ करते हो एक दिन के अंदर। अब ये कैसे बताएंगे कि कितने लीटर हवा ले रहे हैं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, मतलब ये क्या बात हुई। तो देखो, हमको एस्टिमेशन करना एग्जैक्ट नहीं बताना, ठीक है। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। आप एक काम करो, ये देखो कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, एक मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हो, एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ। और एक बार में जब आप सांस ले रहे हो, एक्सेल इनहेल कर रहे हो, तो एक एक बार जो ब्रीथ है उसमें कितना कितना कैपेसिटी आप एयर का कंज्यूम कर रहे हो, यानी ब्रीथ ले रहे हो उसके अंदर, ठीक है। उसे वॉल्यूम बोलते हैं। योर एम इज नॉट टू फाइंड एन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, एक रीजनेबल एस्टिमेट निकालना है, एक अंदाजा लगाना है आपको, ठीक है। तो जब आप रेस्ट पे थे, तो जब रेस्ट पे होते हैं तो हम जो है अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 बार सांस लेते हैं एक मिनट के अंदर, ठीक है। अब एक मिनट में हमें पता है, एक मिनट की छोड़ो, देखो 60 इंटू 24 किया 1440 मिनट्स इन अ डे। इसका मतलब क्या, देखो 12 से 15 हम लेते हैं एक मिनट के अंदर। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे के अंदर पता है आपको 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट इंटू अगर आप 24 करते हो तो 1440 मिनट्स आते हैं एक दिन के अंदर। अगर इसका रफली एस्टिमेशन देखें तो कम से कम 18 से 22 हज़ार बार आप सांस ले रहे होते हो, यानी कि लगभग 20 हज़ार बार सांस लेते हो एक दिन के अंदर। रफली एस्टिमेशन है। अगर देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, कैसे आपको बोला एक मिनट के अंदर आप लेते हो 12-15 बोला है, तो चलो 15 ही मान लेते हैं एक बार को, ठीक है। फिर आपको बोला 60 मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए 15 इंटू 6 कर दोगे, 15 6 30, यानी कि 300 आपका काउंट आ गया यहाँ पे। अब 24 पता है, ये 24 टाइम्स होगा ना, क्योंकि 24 घंटे होते हैं आपको। इसको फिर 3 से करो, 3 4 12, 3 2 6 7, 7200 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक एस्टिमेशन यहाँ पे किया गया है। अब हो क्या सकता है, देखो आपको वॉल्यूम का तो नहीं पता ना, कितनी कैपेसिटी हवा अंदर जा रही है बाहर जा रही है। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप कुछ अंदाजा लगाओगे कि कैसे लगाएं इस चीज़ को। देखो तो यहाँ पे बोला गया है कि लगभग आप 4 से 5 बार आप ब्रीथ लेते हो, तो उससे क्या होता है, एक जो पार्टी बलून होता है वो भर जाता है, उसके अंदर हवा भर जाती है। अब 4 से 5 बार आप उसके अंदर मतलब सांस उसमें के अंदर ब्रीथिंग करते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। इन्फ्लेट मतलब उसके अंदर हवा भर जाती है। उसके अंदर जो हवा भरती है ना, वो रफली 2 लीटर के आसपास की हवा होती है, रफली 2 लीटर के आसपास की हवा है। अगर देखो तो क्या कहना चाह रहे हैं, मान के चलो कि आपकी 4 से 5 आप ब्रीथिंग उसके अंदर देते हैं, तो उससे वो बलून भरता है 2 लीटर का। कितना, 2 लीटर का भरता है, ठीक है। तो 4 से 5 ब्रीथिंग में अगर 2 लीटर है, 4 से 5 ब्रीथिंग में अगर वो 2 लीटर जाता है, तो एक ब्रीथिंग में कितना जाएगा, अगर 5 भी मान ले तो 2/5 हो जाएगा। अगर 4 ब्रीथिंग मान ले तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैथ्स थोड़ा बहुत आपका सही होना चाहिए, जब भी आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, नहीं तो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा ही आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 2/5 ले लो या 1/4 ले लो, तो अप्रोक्सीमेशन करके हमने लिया कि लगभग 0.5 लीटर एक बार में, यानी कि हम रफली कह सकते हैं कि 10,000 लीटर हवा हम एक दिन के अंदर ब्रीथ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत मुश्किल है ना एस्टिमेट करना कि ये रीजनेबल है या नहीं है। तो अगर आप, लेकिन अगर आप बलून को देखें, ठीक है, वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 सेकेंड, सो मे बी वी कुड फिल 3 बलून्स इन अ मिनट। अब मान लो कि अब एक जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक बलून को फिल करने में 20 सेकंड लगाता है, तो हो सकता है वो एक मिनट के अंदर 3 बलून फिल कर दे हवा भर के, ठीक है, 3 बलून फिल कर दे। तो क्या समझ में आता है कि 3 बलून फिल किए जा रहे हैं एक मिनट के अंदर, उसके अंदर 2 लीटर हवा भरी जा रही है बलून के अंदर, और 1440 मिनट्स तक ये कारनामा हो रहा है पूरे डे के अंदर, ठीक है। तो सब कुछ आप सॉल्व करोगे तो आपका लगभग 8640 लीटर्स आएगा, जो कि एस्टिमेशन पर्पस के लिए है। क्योंकि पहले तो हम अप्रोक्सीमेशन क्या लगा रहे थे, 10 लीटर लगा रहे थे, बट कितना आ रहा है, 8640 आ रहा है। अब नेचुरली देखो क्या यार, वी वुड गेट एक्सट्रीमली टायर्ड वेरी क्विकली आफ्टर ब्लोइंग बलून्स नॉन स्टॉप अनलाइक नॉर्मल रिजल्ट रेस्टफुल ब्रीथिंग। अब होगा क्या, देखो जब आप बलून्स भर रहे होगे, हवा भर रहे होगे, उसके अंदर तो आप थक भी तो जाओगे, है ना, वो भी तो फैक्टर है। तो बेसिकली हम सिर्फ अजम्पशन ही लगा सकते हैं, एग्जैक्टली इन चीज़ों को नहीं बता सकते। तो ये कुछ नहीं है, आपकी बस क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा जो यहाँ पे सेक्शन दिया गया है ये। तो थोड़ा अगर एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या समझा हमने यहाँ पे। एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है आपको।
और ये महाशय जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। क्या इनहेल कर रहे हैं, पॉल्यूशन इनहेल कर रहे होंगे अगर दिल्ली के अंदर है तो। मतलब बहुत जगह पॉल्यूशन है, बट यू नो दिल्ली इज प्रीमियम पॉल्यूशन प्लेस। उसके अलावा देखो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ एस्टिमेशन बताया हमने कि 12 से 15 बार ब्रीथ ले रहे हैं 1 मिनट के अंदर। तो आपका टोटल मिनट्स इन अ डे कितना होता है, 1440 मिनट्स होता है। तो 1440 मिनट्स के लिए हमने देखा तो लगभग 18,000 से लेकर 22,000 बार, या फिर रफली आप 20,000 बार ब्रीथ ले रहे होते एक दिन के अंदर। वॉल्यूम अगर बात करें कैसे, तो हमने माना कि एक बलून के अंदर लगभग 2 लीटर की हवा आती है और 4 से 5 बार ब्रीथ के अंदर हम उसको फिल कर रहे होते हैं, यानी एक ब्रीथ में लगभग 0.5 लीटर हम लोग जो है भर रहे होते हैं। अब टोटल एयर पर डे हमने कैसे निकाला कि 20,000 बार ब्रीथ ले रहे हैं, इंटू के 0.5 करें तो 10,000 लीटर पर डे आता है। ठीक है, हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, तो पहले वाला ही सही था जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या है, एक रीजनेबल वैल्यू देता है आपको, एग्जैक्ट नहीं देगा, बट एक रीजनेबल वैल्यू कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो चीज़ हमें पता चल जाती है यहाँ पे। अब अप्रोक्सीमेशन कब इस्तेमाल करना है और एग्जैक्ट वैल्यू कब इस्तेमाल करनी हो। अब ये थोड़ी ना कि हर जगह अप्रोक्सीमेशन ही लगाएं, कुछ जगह में एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए ही होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोक्सीमेशन कब लगाओगे, जब आपको रफ आइडिया चाहिए, रफली चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। जैसे आपको बताना है आपके स्कूल में कितने बच्चे, तो आपने लगभग यार 800-900 बच्चे होंगे, तो आपने एक एस्टिमेशन बता दिया वहाँ पे। आप कितना एयर इनटेक करते हैं, ये भी एस्टिमेशन का ही काम है, आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल टाइम कितना लगा कि हाँ यार मुझे अपने घर से स्कूल तक जाने में लगभग 30 मिनट लग जाते हैं, या लगभग 35 मिनट लग जाते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेशन है। तो वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बताने की आवश्यकता नहीं है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कब बतानी है, जैसे कि मेडिसिन का डोज से बताना है। अगर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि यार तुम्हारा देख लेना हिसाब किताब 3 से 4 बार ले लेना दवाई दिन के अंदर, ठीक है, हो सकता है जो व्यक्ति था उसका डोसेज उसको 2 ही बार अलाउ कर रहा था, 3 बार लिया तो बंदा खत्म। तो समझ में आ रहा है, तो मेडिसिन डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ सोच समझ के तो डॉक्टर बताता है ना आपको कि यार इस दवाई को 2 बार लेना है कि 1 बार लेना है कि क्या करना है। ठीक है, कि सोने के बाद लेना है या उठने से पहले लेना है, वो सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाता है। उसके अलावा इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक ब्रिज बनाना है, हमें एक पुल बनाना है, ठीक है, तो पुल के अंदर कैलकुलेट करेंगे। बाकी पुल अगर बिहार में बनेगा तो चोरी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मेजरमेंट्स वहाँ पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और बाकी पुल अगर गिर भी जाए तो इंडिया इतना हैरान नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एग्जाम मार्क्स के अंदर कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेट करना है ना, कि आपके दोस्त से आपके मार्क्स कितने ज़्यादा हैं, तो आप कैलकुलेट करते हैं कि मेरे तेरे से 0.5 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, हैंस प्रूव्ड कि तू मेरे से नीचे है। ठीक है, तो आप एग्जाम मार्क्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे भी प्रिसीजन आपको चाहिए ही होगा। उसके अलावा बात करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ साइंसेज। इंटरकनेक्शन ऑफ मतलब क्या है कि यहाँ पे साइंस अलग अलग चीज़ों के अंदर स्टडी की जाती है, बट सब कुछ आपस में रिलेशन ही है, सब कुछ रिलेटेड ही है। जैसे क्लाइमेट चेंज आप पढ़ रहे हो सकता है आप एसएसटी का टॉपिक समझ ले, इसको मेडिकल रिसर्च को आप बायोलॉजी का टॉपिक समझ ले, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को भी आप हो सकता है आप मतलब अलग अलग फील्ड्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब साइंस कैसे कनेक्ट करती है, साइंस के अंदर मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स है, सोशल साइंसेज है, सब कुछ आपस में कनेक्टेड हो जाता है हमारे साइंस की मदद से। क्योंकि साइंस क्या है कि साइंस में मतलब सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। कुल मिला के बात हम ये कहना चाह रहे हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि पूरे वर्ल्ड को फुली अगर हमें समझना है, पूरे वर्ल्ड को अगर समझना है, तो सभी डिफरेंट फील्ड्स को एज अ नॉलेज एक साथ हमें कंबाइन करके समझना होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर इंटर डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन, जैसे कि फिजिक्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी को समझने में, सिग्नल्स को समझने में। जैसे अगर एक मोबाइल फ़ोन को हम ले लें, एक मोबाइल फ़ोन हमारा किन किन चीज़ों से बनता है, उसके अंदर आपको पता ही है, देखो उसके अंदर सिग्नल्स आते हैं तो फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। उसके अंदर बैटरी लगी हुई है, बैटरी के अंदर जो केमिकल बैटरी, तो एक केमिकल बैटरी होती है ना, जो कि केमिस्ट्री की हेल्प से बनाई गई है ना। उसके अलावा बायोलॉजी को भी केयर किया जाता है, कैसे कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उससे आपकी हेल्थ पे तो क्या असर पड़ेगा, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोडिंग हो रखी है, उसके अंदर एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, कुछ फार्मूलाज डाले गए हैं, किस प्रकार से फ़ोन आपका काम कर रहा होगा, तो इसके अंदर मैथ्स का यूज़ होता है हमारा। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, सब कुछ आपस में इंटरडिसिप्लिनरी है। इससे ये भी समझ में आता है कि देखो मल्टीपल ब्रांचेस हमारे साथ में ही काम कर रही होती हैं यहाँ पे। अब एक बात कर रहे थे कि मास्क हमारा कैसे काम करता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है कि आपको मास्क की पूरी वर्किंग समझनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए सेक्शन दिया ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि एक चीज़ के अंदर भी कितने सारे प्रोसेस हमारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे पता है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे सबको मास्क इस्तेमाल कर रहे थे सेफ्टी के लिए, तो मास्क जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। जैसे पार्टिकल्स के मोशन होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एयर है, एयर के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन है, उसके अंदर PM2.5 पार्टिकुलेट है, बहुत छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल्स जो हमारी नोज के अंदर घुस जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का मोशन हो रहा होगा वहाँ पे, और पार्टिकल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चार्जेस की वजह से होता है। तो फिजिक्स के अंदर हम इन चीज़ों को समझते हैं, है ना। उसके अलावा ये हमारा मास्क किस फाइबर से बना है, कौन सा पॉलीमर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया, तो वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो मास्क हमने बनाया ये हमारे मतलब
कौन से वायरसेस से हमें बचाएगा, है ना, कितने साइज के वायरसेस से हमें बचा सकते हैं, तो इस चीज़ का भी फोकस किया जाता है, ये बायोलॉजी के अंदर आते हैं, है ना। इसकी मॉडलिंग किस तरीके से जाएगी, इसका एयर फ्लो कैसे होगा, फिल्ट्रेशन कैसी करेगा, ये सब कुछ हमारा मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, तो सब कुछ आपस में रिलेटेड है, ठीक है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। ओके, और लास्ट में आ चुके हैं इस चैप्टर के, जहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है, कहाँ से, हैप्पी एक्सप्लोरिंग के साथ, यानी कि अभी एंडिंग कुछ नहीं है, अब तो आपको एक्सप्लोर करना है, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, अभी जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कैसे कैसे आप टॉपिक्स को आगे डील कर रहे होंगे, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो पूरी सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल पूरा ट्रस्ट करके, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरीके से हम यहाँ पे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट रही, जैसे कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस सेशन है, एमसीक्यू सेशन है, सारे सेशंस को हम यहाँ पे लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हैप्पी एक्सप्लोरिंग यार, करते रहो एक्सप्लोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सेशन। इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अब तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे और भी फर्दर अपडेट्स आए तो आपको मिलती रहें, ठीक है। जो भी सिलेबस कंप्लीशन होगा, किस प्रकार से यहाँ पे रिवीजन की वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, एंड एवरीथिंग। तो तब तक के लिए यार, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।